सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. So today we are going to talk on a topic which you may find it boring, but let me try to make it as interesting as possible. And the topic for today is stages of learning. So friends, stages of learning for individuals with special needs, they follow the same structured process, similar to general education. But आपको सबको पता है कि for children with special needs, they all need individualized intervention. ठीक है, तो आइए बात करें कि कॉन्सेप्ट्स को लर्नने के लिए हम कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू जाते हैं. तो सबसे पहली जो स्टेज होती है उसका नाम है एक्विजिशन स्टेज. ओके, एक्विजिशन स्टेज में क्या होता है? इट इज अबाउट लर्निंग अ न्यू स्किल. कि जब भी हम कोई न्यू स्किल इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को, दैट इज एक्विजिशन स्टेज. अब न्यू स्किल क्या है? कोई भी स्किल. से फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू टीच अ चाइल्ड हाउ टू वेयर अ शर्ट. You want to teach a child, his name, उसका नाम क्या है. You want to teach, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, उसका नाम क्या है, और आप दिखाना चाहते हैं कि ये कलर कौन सा है. और अगर आप सिखाना चाहते हैं 3 letter वर्ड, और सिखाना चाहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ पेन और अ कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कोई भी जो स्किल है आपको सिखाना चाहते हैं, फ्रॉम ड्रेसिंग स्किल्स टू कॉग्निटिव स्किल्स, एनी स्किल. तो जो नई स्किल सिखाई जाती है वो उसको हम कहते हैं एक्विजिशन स्टेज. और ये स्किल कैसे सिखाई जाती है? आई होप यू रिमेंबर ऑल द टीचिंग स्ट्रैटेजीज. स्किल सिखाने के लिए हम बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ना. टास्क एनालिसिस का यूज करते हैं. देन देयर आर वेरियस स्ट्रैटेजीज, चेनिंग, शेपिंग, ईडीएल. यू रिमेंबर ऑल दोज. आई एम श्योर यू रिमेंबर ऑल दोज. तो इन सब का यूज करते हैं. और साथ साथ क्या करते हैं? साथ साथ हम ये कहते हैं कि प्रॉम्प्ट्स का यूज करें, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है कि हर बच्चा कॉन्सेप्ट को सीखे, करेक्ट रिस्पॉन्स दे. तो उसके लिए हम टास्क को इतना आसान बनाते हैं कि बच्चा कर सके. तो अगर बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है सीखने में तो हम उसको प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करते हैं. तो हमारा मकसद क्या होता है? टू मेक द चाइल्ड लर्न द स्किल. तो सारी स्ट्रैटेजीज यूज करके और ध्यान में रखते हुए कि कौन सी स्किल है, स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम ड्रेसिंग स्किल यूज कर रहे हैं तो आपको पता है चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम कॉग्निटिव स्किल्स, कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आई वांट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 to 3 और मीनिंगफुल काउंटिंग, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? ऑब्वियसली एररलेस डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. और जब तक बच्चे को याद नहीं हो जाएगा, जब तक बच्चा सीख नहीं लेगा, तो मैं उसको प्रॉम्प्ट्स देती रहूंगी. तो इस स्टेज में हम जो भी प्रॉम्प्ट की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल प्रॉम्प्ट हो, चाहे वो जेस्चरल प्रॉम्प्ट हो, चाहे वो वर्बल प्रॉम्प्ट हो, और धीरे धीरे आपको तरीका पता ही है कि कैसे हम फील्ड्स को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं. बट द मकसद इज दैट बच्चा स्किल को सीख ले. ओके, फ्लुएंसी स्टेज. अब हम सोचते हैं हमने सिखा तो दी, पर क्या बच्चे ने सीख ली? अगर मैं अब बच्चे को ये पूछूं कि ये कौन सा रंग है, तो बच्चे ने मुझे बताया कि ये लाल रंग है. इसका क्या मतलब कि बच्चे को आ गया. अगली बार मैंने उसको अगर पूछा किसी और चीज में कि ये यहाँ पे बताओ लाल रंग का है, और बच्चा नहीं बता पाया, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने अभी लाल रंग नहीं सीखा. तो फ्लुएंसी स्टेज में क्या है? इट इज प्रैक्टिसिंग द स्किल. जैसे हम कहते हैं ना, अपने तरीके से जो सीखा है उसको पक्का करना. तो इसमें हम बच्चे की जो स्पीड है और बच्चे की जो एक्यूरेसी है उसको हम इम्प्रूव करते हैं. वो कैसे करते हैं? अब अगर बच्चे ने, मान लो मैंने एग्जाम्पल लेना चाह रही हूँ, ये सिखा रहे हैं कि ये लाल रंग है. तो अब मैं ये, पहले बच्चा एक बारी बता रहा है, दूसरी बारी नहीं बता रहा. तो इस स्टेज में हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे ने एटलीस्ट 80% करेक्टली जो है उसकी मास्टरी हो गई है, तभी हम आगे बढ़ते हैं ना. तो आपको पता है हम 80% क्यों कहते हैं, 100% क्यों नहीं कहते. और कुछ स्किल्स के लिए हम 100% भी कहते हैं जहाँ पे लाइफ और डेथ का क्वेश्चन होता है. दैट यू ऑल नो, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. तो इस स्टेज पे हम बात करते हैं बच्चे की स्पीड बढ़े और बच्चे की एक्यूरेसी बढ़े. अगर बच्चा पहले एक्विजिशन स्टेज में 40% था या 50% था, फ्लुएंसी स्टेज में वी हैव टू मेक श्योर he has reached 80% or 100%. That means he has learned. So how do we do it?
कैसे करेंगे हम ये? ऑब्वियसली रिपीट करेंगे, बच्चे को मौका देंगे कि वो प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस कैसे करेगा? सेम तरीके से जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, मान लो मैं अगर रोज ये कार्ड्स के जरिए मैंने बच्चे को लाल सिखाया, ये कार्ड्स आप देख रहे हो, मेरा पैक ऑफ कार्ड्स विच इज वेरी लाइक डियर टू मी, तो अगर इसके जरिए हम रोज ही सिखाते रहेंगे तो डोंट यू थिंक बच्चा बोर हो जाएगा? डेफिनेटली बच्चा बोर हो जाएगा। तो इस स्टेज में हम बहुत सारे गेम्स इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटीज इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड गेम्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि बच्चे को स्ट्रेंथन हो जाए कॉन्सेप्ट, इन अ वैरायटी ऑफ वेज, जो बच्चे को अच्छा लगता है। खेल खेल में बच्चे का जो कॉन्सेप्ट को पक्का करा देते हैं, तो 80% मास्टरी पर बच्चे को ले आते हैं। और इस स्टेज में जब 80% मास्टरी हो जाती है तो हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट भी देते हैं। तो क्या होता है? रेपिटेशन कराते हैं, पर रेपिटेशन कराते हैं हम तरह तरह के तरीकों से। अब जैसे ये गेम ये है, तो इसको मैं अब बिंगो कार्ड्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसके जरिए सिखा सकती हूँ। कैसे? आपको कभी बाद में बताऊंगी। मैंने इसका एक ये बोर्ड भी बनाया हुआ है, मैचिंग बोर्ड, उसमें लेसिंग भी हो रही है और बच्चा मैच भी कर रहा है। रेड कहाँ है? अगर मैं रेड सिखा रही हूँ तो लाल कहाँ पे है, उसके साथ मैचिंग करना आप देख सकते हैं शायद। तो कहने का मतलब मैं ट्रेजर हंट भी यूज कर सकती हूँ, इन कार्ड्स को मैं तरह तरह से यूज कर सकती हूँ, ताकि बच्चा जो है लाल जो है सीख ले। और ऑब्वियसली आपको पहली वाली स्टेज में एक्विजिशन में पता होना चाहिए कि बच्चे को मैं पहले मैचिंग सिखाऊंगी और फिर आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगी और फिर नेमिंग सिखाऊंगी। ये सब मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है। वो सब कहाँ पे होगा? एक्विजिशन स्टेज में। इस स्टेज में तो हम बच्चे को कॉन्सेप्ट पक्का कर रहे हैं। अगर आप मैचिंग सिखा रहे हो तो मैचिंग को पक्का कर रहे हो थ्रू डिफरेंट वेज, थ्रू वेराइटी ऑफ गेम्स एंड ऑल, जो बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है और कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि रीइंफोर्समेंट देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने ग्रीट करना सीख लिया है, हमने क्लास में सिखाया कि जब भी आप किसी से मिलो आप नमस्ते कहते हो, ठीक है, या गुड मॉर्निंग कहते हो। तो इसका हम कैसे करेंगे? इस स्टेज में क्या करेंगे? व्हाट डू वी मेक श्योर? फ्लुएंसी स्टेज में वी विल मेक श्योर कि बच्चा जो है गुड मॉर्निंग कह रहा है विदाउट एनी प्रॉम्प्ट्स, क्योंकि वो हमने पहली वाली स्टेज में, एक्विजिशन स्टेज में, प्रॉम्प्ट्स दिए थे। अब इस स्टेज में हम चाह रहे हैं कि बच्चे को याद रहे और अपने आप करे, रिपीट करे विदाउट एनी प्रॉम्प्ट्स, ठीक है? ओके, सो इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? नेक्स्ट स्टेज क्या है? जनरलाइज स्टेज। अब हमने जो स्किल 80% मास्टरी हो गई, अब हम ये देखते हैं कि बच्चे को हमने सिखा तो दिया कलर, पर वो कलर हमने कहाँ सिखाया? क्लासरूम में। किसके जरिए सिखाया? कार्ड्स के जरिए। पर जनरलाइजेशन में हम ये कहते हैं कि बच्चा ये वाली स्किल इन डिफरेंट सिचुएशन भी कर सके। दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर in different situations, in different settings and with different people. ठीक है? कहने का मतलब ये कि अगर मैंने रेड क्लासरूम में सिखाया है आर्ट्स के जरिए, तो बच्चा रेड कलर एप्पल्स में भी बता दे जब ग्रोसरी शॉप पे जाए, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो अगर घर पे उसको कौन से कपड़े पहने, उसमें भी बताए आज मुझे लाल रंग के कपड़े पहनने। तो ट्रांसफरिंग द लर्न स्किल इन अ डिफरेंट सिचुएशन। और अगर डिफरेंट सेटिंग मतलब सिर्फ स्कूल में नहीं, घर पे, पार्टीज में, बाहर कुछ खरीदने जा रहा है, मुझे रेड कलर की ड्रेस खरीदनी है, तो वो भी वो कर पाए। एंड विद डिफरेंट पीपल, से फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि बच्चे को हमने ग्रीट करना सिखाया, तो उसने ग्रीट करना सीख लिया विदाउट अवर एनी प्रॉम्प्ट, पर वो स्कूल में तो कर रहा है, बट जब वो घर जाता है और घर में कोई मेहमान आता है तब भी वो कर सके, तो इसको कहते हैं कि ही हैज लर्न्ड टू जनरलाइज द स्किल। मतलब नमस्ते करना, ग्रीटिंग करना एट होम, इन द मार्केट एंड वेयर एवर ही मीट्स समबडी नोन टू हिम, नॉट अ स्ट्रेंजर बट समबडी नोन टू हिम। जैसे आप घर के लोगों से कर लिए और आपने अपने टीचर से कर लिए, बट अब मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी सड़क पे मिलता है नोन टू योर पेरेंट्स और विद whom you are going, मतलब नोन इंसान, तो आप उसके साथ भी उसको भी ग्रीट करें। ओके, सो दिस इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ
the learned skill in different situation, in different settings and with different people. तो जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं कलर कर रही हूँ तो कलर की पहचान जब शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपको, अब मुझे रेड कलर की ड्रेस चाहिए तब कर सके, ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं तो मुझे लाल रंग के फ्रूट खरीदने हैं, कौन से खरीदने हैं। तो और अगर बच्चे डाउन सिंड्रोम बच्चा है स्कूल में एंड ही हैज लर्न टू काउंट ऑब्जेक्ट इन द स्कूल, उन्होंने जो है काउंट करना सीख लिया है, तो वो काउंट कुछ और भी करे घर में जाके। से फॉर एग्जाम्पल कटोरीज, जब खाना खाया जा रहा है तो कितने कटोरीज चाहिए खाने के लिए, या ग्रोसरी शॉप में जाया है तो उसको कितने अंडे खरीदने हैं, लाइक दैट। और इसी तरह अगर काउंटिंग मनी का कॉन्सेप्ट सिखाया है क्लास में, तो क्या वो शॉप में जाके मनी को एक्सचेंज कर सकता है और उसके अगेंस्ट कोई सामान खरीद सकता है जो उसको चाहिए। तो ही इज ट्रांसफरिंग द स्किल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी विच ही लर्नड इन द क्लास इन द शॉप। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसी तरह जो फ्लैश कार्ड्स के जरिए आपने कलर सिखाया था, वो बच्चा अगर नेचर वॉक पे जा रहा है, गार्डन पे जाके उस कलर के फ्लावर्स पॉइंट करे, फ्लावर्स पिक करे, या टॉयज शॉप पे जा रहा है तो टॉयज पिक करे, क्लोथ शॉप पे जा रहा है तो क्लोथ को पिक करे। तो कहने का मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में वो लर्न स्किल का इस्तेमाल करे। ओके, सो और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल में तो उसने ग्रीट करना सीख लिया, पर वो बाहर भी जब किसी को मिल रहा है तब भी उसको ग्रीट करना आना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड generalization. Okay, now the next stage is maintenance stage. What is this? What is maintenance? As the name suggests, कि बच्चा स्किल को जो सिखाई गई है मेंटेन कर रहा है कि नहीं। बच्चों, आपको सबको पता है कि our children with intellectual disability especially they tend to forget things very soon. तो हमें उनको बार बार ये देखना पड़ता है कि जो उसको हमने सिखाया वो अभी तक मास्टर्ड है कि नहीं, तो हमें चेक बैक करना पड़ता है, राइट। तो तभी हम देखते हैं कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें एक डेट डालते हैं कि बच्चे ने कब सीखनी, लर्निंग, व्हेन इज ही लर्निंग, वो डेट डालता है। फिर हम डेट डालते हैं कि उस बच्चे ने मास्टर कब कर ली। फिर हम डेट डालते हैं कि उसने मेंटेन रखी है कि नहीं, चेकिंग बैक। तो कहने का मतलब ये है कि एक टीचर की ड्यूटी है कि जो भी उसने बच्चे ने सीख लिया उसको उस टीचर को देखना है कि वो स्किल मेंटेन्ड है बच्चे की नहीं। से फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे ने 3 लेटर वर्ड सीखा या अपना नाम पढ़ना सीख लिया, 3 महीने बाद वो फिर से ये देखेगी कि उसको वो वर्ड्स पढ़ने याद है कि नहीं। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैंने वर्ड सिखाए, एट वाले वर्ड सिखाए, बैट सिखाया, कैट सिखाया, तो मैं 3 महीने बाद फिर से ये वर्ड्स उससे पढ़वाऊंगी और मैं देखूंगी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, ये आपको डिसाइड करना है बच्चे के हिसाब से कि उसको स्टिल ये 3 लेटर वर्ड याद है जो मैंने सिखाए थे, आज भी याद है कि नहीं। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, इसी तरह मान लीजिए एक लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है जिसको कि मैंने शू लेसिंग सिखाया था 6 महीने पहले, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आज भी वो कर रहा है विदाउट रिमाइंडर, इंडिपेंडेंटली कर रहा है कि नहीं, तो ये मुझे करना पड़ेगा। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ जो आपको बताएंगे कि मेंटेनेंस स्टेज क्या होती है। और कोई एग्जाम्पल आप लेना चाहेंगे? अब मैं मेंटेन देख रही हूँ बच्चे को मेंटेन, तो मैं डिफरेंट तरीके से भी कहूंगी। मैं कहूंगी ओके, ऐसे वाले कार्ड जिसपे ये पॉइंटर जा रहा है इसमें से निकाल के दो। तो आप फिर से देख रहे हो कि बच्चे की रेड वाली अगर मैचिंग आपने सिखाई थी वो आप मेंटेन कर रहे हो, तो आप ऐसे वाला बोलोगे। अगर आप आइडेंटिफिकेशन सिखाई हुई है तो आप कैसे बोलोगे? जिसमें पॉइंटर है, रेड कलर पे पॉइंटर है, सो इसमें रेड कलर का कार्ड बताओ। और या रेड कलर का पॉइंटर है तो मेरे को कमरे में दिखाओ कौन कौन सी रेड कलर की चीजें हैं, या अपने आसपास जो रेड कलर की चीजें हैं वो दिखाओ कौन कौन सी है। तो यू आर चेकिंग इट बैक टू मेक श्योर that the child is retaining the skill. Okay, so basically maintenance stage is retaining the skill over time.
और स्पेशली क्योंकि हमको पता है कि बच्चों की मेमोरी शॉर्ट होती है एंड दे फॉरगेट। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज पे जो होता है अडेप्टेशन स्टेज। ये क्या है? अब कई बार आपको पता है कि हमने सीख तो लिया होती है स्किल, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारी लर्नड स्किल है उसको हमें अडेप्ट करके उस सिचुएशन में यूज करनी पड़ती है। आप समझ रहे हो? आप एग्जाम्पल दोगे अपने केस में? लाइक वी आर ऑल्सो अडेप्टिंग ऑल द टाइम टू न्यू सिचुएशंस। We adapted to COVID situation. We went online to teach skills to our children. तो हमने उस स्टेज पे अडेप्ट करा, जो मेरे टीचर को पढ़ाना आता था उसको उसने अडेप्ट करा टीचिंग थ्रू ऑनलाइन। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो बच्चे ने ये प्रोसेस क्या कह रहा है? अडेप्टेशन स्टेज, द चाइल्ड मॉडिफाइज और एक्सपैंड द स्किल इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट, इन द न्यू सिचुएशन। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताना चाहती हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल अगर एक सीपी का बच्चा है, सीपी का बच्चा क्या कम्युनिकेशन बोर्ड यूज करता है एट होम? ओके, तो घर पे कम्युनिकेशन बोर्ड यूज करता है टू से हिज टू एक्सप्रेस हिज नीड्स। तो उसने जब स्कूल में आया तो वो किस पे यूज करने लगा? उसने आईसीटी का इस्तेमाल यूज करा। ही इज कम्युनिकेटिंग हिज नीड्स विद समथिंग स्पीच जनरेटिंग डिवाइस टू इंटरैक्ट विद हिज क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ओके, तो इसी तरह टेक्स्ट टू स्पीच यूज कर रहा है कोई बच्चा विद विजुअल इम्पेयरमेंट। तो उसने जो कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो उसको यूज कर रहा है थ्रू दिस सॉफ्टवेयर टेक्स्ट टू स्पीच। तो ही इज अडेप्टिंग हिमसेल्फ। इसी तरह एक बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा था राइटिंग के लिए, से फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज हैविंग प्रॉब्लम विद राइटिंग, तो कौन सा बच्चा वो कहलाता है? वो डिस्ग्राफिक। तो वो पहले राइटिंग स्किल थिक पेंसिल से ही स्ट्रगल कर रहा है लिखने पे, धीरे धीरे वो थिनर पेंसिल पे आता है और लास्ट पे वो क्या करेगा? He will learn to write on the computer, right? तो इस जैसे कि मैंने बताया, चाइल्ड विद डिस्ग्राफिया हु फर्स्ट लर्न टू राइट विद पेंसिल अडैप्ट्स बाय यूजिंग अ कीबोर्ड और स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। सो ये अडेप्टेशंस है, right? And we use adaptations all the time because the situations are changing all the time. Okay? तो हम अपने बच्चों को ये भी सिखाते हैं। ये नहीं कि बच्चा कहे कि मुझे तो जंप करना आता है सिर्फ स्कूल में, क्योंकि अब अगर मान लो वो जा रहा है और उसको एक छोटा सा पडल मिल गया और उसको वो जंप करना है, तो वो कैसे करेगा? He has to adapt to that situation and then he will jump, maybe with a more force or something. Okay? So ये stages अब आपको समझ आ गई? तो ये सारी stages any person goes through to learn a concept. Okay? And the teacher has to make sure that she has to structure all these stages, especially for our children with intellectual disability. अपने जो typical बच्चे हैं, maybe they go through these stages spontaneously on their own. But for our children, we have to structure and we have to make sure each stage पे कि बच्चा जो है सीख गया कि नहीं, and then move on to the next stage. So हर बच्चा जो है जो प्रोग्रेस करेगा वो अपने इंडिविजुअल यूनिक एबिलिटी और यूनिक नीड्स के हिसाब से करेगा. Okay, so I hope if you have any question you can ask me, but I have some questions before you. Let's do some true or false question, or maybe some question in which we require answers. So maybe I'll give you answers for that, so that this lesson is this topic is pakka for you, so you become fluent in this topic. So that's what we'll try to you. So let us now do the question answers. Okay. So I will first do the question answers which require short answers. Okay.
Now, what are the four main stages of learning for children with intellectual disabilities? What are the four stages? Yeah, we just discussed. The first stage is acquisition, then fluency, then generalization and maintenance. And we did discuss the last stage, which is adaptation. Okay, उसकी आजकल बहुत जरूरत पड़ती है because we are in changing times. Okay. The next, what is the primary focus of acquisition stage of learning? Acquisition stage में क्या होता है बच्चों? Yes, the answer is the focus is on introducing new skills or knowledge, ensuring each child understands and perform the task correctly with support, with prompts. So अभी स्टेज में हम बच्चे को सिखाते हैं जो भी स्ट्रैटेजी यूज करके या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज को यूज करके हमारी कोशिश होती है कि बच्चा स्किल को सीख ले. Next question is, how does the fluency stage help in skill development? This stage helps improve speed and accuracy in performing learned tasks, reducing hesitation and increasing confidence. ठीक है, ये small questions आपको एग्जाम में आ सकते हैं, so that is why I thought I'll give you the answers also. The next question is, why is generalization stage important in special education? The answer is it ensures that skill learned in one setting can be applied in different situations, such as using math skills both in class and at a store and at home. Next question. Give one example of a strategy used in maintenance stage of learning. Answer is periodic practice or revision of the learned skill, such as reviewing sight words weekly to prevent forgetting. अगर आपने बच्चे को साइट वर्ड सिखाए हैं, जैसा कि मैंने अपने पाठ में कहा था, आपने 3 लेटर वर्ड सिखाए हैं, तो उसको बार बार चेक करना कि बच्चे को वो 3 लेटर वर्ड याद है कि नहीं, विदाउट फॉरगेटिंग. हाउ कैन अ टीचर सपोर्ट अ चाइल्ड इन जनरलाइजेशन? द आंसर इज by providing practice in different settings, using different material or with different people to ensure flexibility in skill use. तो आप जनरलाइजेशन में सेम मटेरियल नहीं यूज करते, सेम सिचुएशन नहीं यूज करते. जैसा कि मैंने बताया कि आप गार्डन में ले जाओगे कलर के लिए, आप ग्रोसरी शॉप पे ले जाओगे, आप शॉपिंग मॉल में जहाँ उसको प्री ड्रेसेस खरीदनी है, और सिर्फ टीचर के साथ ही नहीं, मम्मी के साथ, पापा के साथ, फ्रेंड के साथ, you can use the skill. The next question is, what role does reinforcement plays in acquisition stage? Acquisition stage में reinforcement play करती है, तो हम positive reinforcement देते हैं उसमें, हम सिर्फ praise rewards देते हैं ताकि the child is motivated to learn and retain the new skill. ठीक है. अब आज के जमाने में हाउ assistive technology support fluency in learning? We have to use assistive technology in today's world, and we have to use it for our children also to make their living better, to make them independent soon, So how can we use assistive technology? The answer is use tools like speech-to-text apps, use educational games or adaptive keyboards to help improve speed and accuracy in task. तो फ्रेंड्स, बहुत सारे एप्स आ गए हैं, आवाज़ है, टेक्स्ट टू स्पीच वाले एप्स हैं. ये जितने भी एप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और कैनवा है, जितने भी हैं, जो भी हम अपने इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान में रखते हुए यूज कर सकते हैं, वी शुड यूज. द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लुएंसी एंड जनरलाइजेशन इन लर्निंग? द आंसर इज, फ्लुएंसी फोकसेस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, while generalization ensures the skill is applied in different settings. So these are few questions which I think you should know.
And then we also have fill in the blanks to test your knowledge and also to test your practical knowledge. So, but I will not give answers to those. Okay? I will just put the questions before you on the screen and you have to give me the answers in the comment box. And if you want answers from me, let me know. So first, fill in the blank is the three main stages of learning are dash, dash and dash. Question number second. During the acquisition stage, the focus is on dash, a new skill. Third question. In the fluency stage, a child improves the dash and dash of the skill. Fourth question. The generalization stage ensures that the skill learned is applied across different dash and dash. Fifth question. Providing structured prompts and repeated practice is most important in the dash stage of learning. Next question is, to help a child move from acquisition to fluency, a teacher should reduce dash and encourage dash. Next question, seventh question. If a child can solve a math problem in the classroom but struggles to do it at home, they have difficulty with dash. Next question, eighth question is, when teaching a child to brush their teeth, demonstrating the steps and using a picture schedule supports learning at the dash stage. Reinforcement should be gradually reduced as the child moves from fluency to dash. Next, a teacher should assess whether a skill is mastered in real life situation before considering the learning process complete. This step falls under the dash stage. Next, the dash stage requires the most support and prompting to help the child understand a new skill. 12th question. In fluency stage, a child practices a skill with fewer dash and increased dash. 13th question. A child who can tie their shoes at home but struggles to do it at school needs more work on dash. 14th question. When teaching a life skill like making a sandwich, a teacher should check if the child can do it in different environments to ensure dash. The last 15th question, fill in the blank, is the ultimate goal of learning process is for a child to apply the skill independently across dash and dash. So I hope you will do your assignment. And आज के लिए इतना ही. I hope you like the video. Thank you very much. We'll meet soon for the next video. Namaskar.